Objective sheet number 20, question number 1. The two ends of a uniform conductor. Uniform conductor क्या होती है? एक वायर. Two ends of a uniform conductor, ये रहा आपका uniform conductor, are joined to a cell of EMF E. ये रही आपकी EMF E. तो एक यूनिफॉर्म कंडक्टर को हमने ज्वाइन किया एक सेल के साथ जिसकी EMF E. उसके बाद वो कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मिड पॉइंट P ऑफ द कंडक्टर. इस कंडक्टर का मिड पॉइंट है कितना? P. वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रिटर्न टू P. तो अगर मान लो ये बैटरी है प्लस और माइनस, तो ध्यान आगे, तो मेरा करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? प्लस से माइनस. और वो क्या कह रहे हैं? मुझे कहाँ से कहाँ मूव करना है? मुझे मूव करना है कहाँ से? स्टार्टिंग फ्रॉम मिड पॉइंट P. तो मिड पॉइंट P से शुरू करना है और कहाँ जाना है? करंट की डायरेक्शन में जाना है. और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज. तो मैं P से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज लूप कंप्लीट करने वाला हूँ. वो कह रहे हैं जब आप P से क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपका पोटेंशियल चेंज होगा डिस्टेंस के साथ. कैसे चेंज होगा इसका ग्राफ प्लॉट करें. रूल नंबर 1, जब मैं P से ऐसे मूव करूंगा तो यहां पे ओम लॉ से माइनस आई इंटू आर. माइनस साइन का मतलब पोटेंशियल गिरेगा, घटेगा. जब भी हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस आई इंटू आर यूज करते हैं, पोटेंशियल घटता है. तो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर जो पोटेंशियल है वो यहां से चलते चलते घटेगा. देख रहे हो, पोटेंशियल घटेगा. फिर बैटरी आएगी माइनस से प्लस, पोटेंशियल बढ़ेगा. माइनस से प्लस जाने पे लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा. फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस है, माइनस आई इंटू आर लगेगा. माइनस साइन का मतलब पोटेंशियल फिर से एक बार घटेगा. तो पहले घटेगा, फिर पोटेंशियल माइनस से प्लस बढ़ेगा, फिर पोटेंशियल घटेगा. लेकिन कोई स्टूडेंट बोला सर ग्राफ ए क्यों नहीं बना? ये भी तो सेम है, पोटेंशियल घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा. मैंने बी क्यों सिलेक्ट किया, मैंने ए क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि कैपिटल ई, क्योंकि जब सेल में से करंट बाहर निकलेगा तो वो मैक्सिमम ईएमएफ कभी दे नहीं पाएगा. इसलिए आंसर लेस देन ई ही रहेगा, क्योंकि वी जो है वो लेस देन ई के साथ काम करेगा, जबकि इसके अंदर एग्जैक्टली इक्वल टू ई मेंशन्ड है. तो ई जितनी वैल्यू तो कभी भी सेल दे ही नहीं पाएगा. आपका आंसर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, जो भी इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100% ई से क्या होगा? कम होगा. ये तो रूल है ना, बैटरी ईएमएफ दे ही नहीं पाएगी, तो इसलिए आपका आंसर लेस देन ई के साथ जाएगा. ठीक है था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2. वी आई ग्राफ है, वी और आई ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है? आर, रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज अपॉन करंट क्या होती है? रेजिस्टेंस. तो ये रेजिस्टेंस है. वो कह रहे हैं कि ए और बी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनमें से एक पैरेलल है और एक सीरीज कनेक्शन है. रेजिस्टेंस इस सीरीज में है, रेजिस्टेंस इस पैरेलल में है. तो कौन सा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है बताओ? पहले ये बताओ, जो सीरीज है, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंसेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस घटती है. तो बड़ी वाली रेजिस्टेंस सीरीज की, छोटी वाली रेजिस्टेंस पैरेलल की. स्लोप इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है. इसकी स्लोप बड़ी है तो इसकी रेजिस्टेंस बड़ी है, तो इसका मतलब ये सीरीज है. इसकी स्लोप छोटी है तो इसकी रेजिस्टेंस छोटी है, तो इसका मतलब ये पैरेलल है. इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए. ए इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन आंसर. तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे देखना है? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है और कितने रेजिस्टेंसेस आगे लगी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. हर रेजिस्टेंस कितने ओम की है? 9.
तो 9 रेजिस्टेंसेज 9 ओम की पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 1 1/9 1/9 1/9 1/9 टाइम्स, तो आंसर आएगा इसमें 1। तो टोटल करंट बैटरी में से बाहर कितना निकलेगा? टोटल करंट निकलेगा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो कितना आएगा? 9 एम्पियर। तो इसका मतलब ये 9 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी, फिर V को R से डिवाइड करेंगे, आपके पास करंट कितना आएगा? 9 एम्पियर करंट है। तो बैटरी में से कितना करंट निकला? 9 एम्पियर। आगे कितनी वायर्स में डिवाइड होने वाला है ये 9 एम्पियर? 9 तारों में। 1 एम्पियर 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 1 एम्पियर, कुछ ऐसे। वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एम मीटर कितना करंट मेजर करेगा? जब ये 1 2 3 4 और 5, 5 के 5 करंट जब मिलेंगे तो इसमें से पास होगा तो क्या आएगा? 5 एम्पियर। तो यहाँ से 5 के 5 करंट यहाँ पर जाएंगे तो एम मीटर कितनी रीडिंग लेगा? 5 एम्पियर। कोई डाउट इसमें? तो इधर से आपके पास 9 एम्पियर आया, हर ब्रांच में 1 1 एम्पियर डिवाइड हो गया। उसके बाद ये 5 1 1 1 1 सारा करंट घूम के वापस जाएगा, तभी तो वापसी में 9 एम्पियर बनेगा, क्योंकि 9 एम्पियर यहाँ से 5 एम्पियर यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आएगा, तो वापसी में करंट बैटरी के पास कितना जाएगा? 9 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना करंट आएगा घूम के इसमें ऐड करने के बाद? 5 एम्पियर। करंट को मार्क कर लेना 5 एम्पियर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे करना है? 9 एम्पियर करंट आया, कितनी तारें दिख रही हैं जिसमें करंट को? 9, तो 1 1 एम्पियर चला गया। 1 एम्पियर कहाँ आएगा? इधर घूम के बैटरी में तो जाएगा ही ना। ये भी 1 एम्पियर बैटरी में जाएगा, 5 के 5 बैटरी में जाए। किसके रास्ता क्या है? ए में से जाएगा ना, तो ए में से कितना करंट पास करेगा? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर आंसर ऐड कर दो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 2 resistors of resistances R1 and R2 are and having R1 greater than R2 are connected in parallel. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की वैल्यू इसमें क्या होगी? मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर मान लो आपके पास एक रेजिस्टर R1 है और दूसरा रेजिस्टर इसमें R2 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? R है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो R की जो वैल्यू आएगी गारंटेड है वो R1 से भी कम होगी और R की वैल्यू R2 से भी कम होगी। सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 से बड़ी होती है और पैरेलल में R1 R2 से छोटी होती है, तो आंसर आ गया R लेस देन R1 इज द आंसर। सही? तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाती है, ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो ये रहा आपका पॉइंट ए, ये रहा आपका पॉइंट बी। तो आपको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या होगी ये क्वेश्चन है। देखो इसको मैंने ओरली वैसे ही कर दिया। कैसे कर दिया? ये और ये 5 5 और 5 किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा 5 5 5 में। डिवाइड कैसे होगा? 2/3 2/3 2/3 वोल्ट, बराबर बराबर डिवीजन हो जाएगी वोल्टेज की। पर मेरे को किस में वोल्टेज निकालनी है? ए और बी में ऐड कर दो, कितना आएगा? 4/3। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये नहीं समझ में आता, क्लिक करता, तो कुछ मत करना, किरचॉफ लगा देना, वैसे भी आंसर आ जाएगा। वैसे ये सबसे आसान है क्योंकि आपने 2 वोल्ट को इन तीनों में इक्वली डिवाइड कर दिया। जब आपने इक्वली डिवाइड किया तो इसके क्रॉस 2/3 2/3 2/3, तो इसके क्रॉस 4/3 आंसर आ गया। तो लास्ट टाइम स्टार डेल्टा मेथड किया था, कराया था आपको? करा दिया था, हो गया था ना स्टार डेल्टा? ठीक है, अच्छा मेथड है वो। नेक्स्ट, तो आज हम एक एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के अंदर कोई ऐसा पेपर बना नहीं होगा जिसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं आएगा, 100% आएगा। कंपटीशन के अंदर भी, मेंस और नीट के अंदर हीटिंग इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पक्का आएंगे, इंपॉर्टेंट है और है बड़ा आसान। फ्री के नंबर हैं आज के मतलब लेक्चर में से आपके 2 नंबर तो सीबीएसई में पक्के हो ही जाएंगे आज के न्यूमेरिकल में से।
7 resistances are connected as shown in the figure. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने लोगों का आंसर 4 ओम आ गया? इसमें आपको व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है उसे, बाकियों को नहीं दिख रहा। देखो पहले एक काम करो, ए के साथ एक काम करो, 10 और 10 किसमें पैरेलल में, क्या आएगा 5। उसके बाद क्या आएगा 3। मुझे ये बताओ 6 और 6 किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। कईयों को नहीं दिखते, कोई बात मैं दिखा देता हूँ। मान लो ये पोटेंशियल V1 है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी V1 है। मान लो ये जंक्शन V2 है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है, इसके क्रॉस V1 माइनस V2 है, दोनों किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, कितनी? 3 ओम। यहाँ पे क्या लगी हुई है? 5 ओम। और यहाँ पे बीच में क्या लगी हुई है? 8 ओम। ध्यान से देखो, 5/3 इज 5/3। रोम्बस बना लो चाहे तो भी क्या है, देख रहे हो 5/3 5/3, तो ये ब्रिज बैलेंस्ड है। तो 8 को हटा दो, दिख रहा है यहाँ तक? 5/3 5/3 इसको हटा दो। जब आप इसको हटाओगे, अब क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। ये दोनों किसमें? सीरीज में। ये दोनों किसमें? सीरीज में। आपस में किसमें? पैरेलल में। आंसर क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया था, क्या मैंने आपको कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम बताया था शॉर्ट सर्किट का, और मैंने कॉन्सेप्ट बताया था लूज वायर का। मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई रजिस्टर है, ये बैटरी है, इस बैटरी से आई करंट आया, इस बैटरी से आई करंट आया, तो रजिस्टर के अंदर आई करंट पास हो गया, ऐसे चला गया। अगर कोई क्वेश्चन में यहाँ पे एक रजिस्टर ले ले, यहाँ पे एक रजिस्टर ले ले, यहाँ पे एक रजिस्टर ले ले, इन ब्रांचेस में बिल्कुल भी करंट पास नहीं होगा। लूज वायर में करंट नहीं जाता, करंट उनमें जाता है जो क्लोज्ड पाथ बनाते हैं, राइट? तो इसके बेस पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है ए और बी के बीच में क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। पहले मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें ये रहा आपका पॉइंट ए, और करंट को कहाँ निकलना है? एट पॉइंट बी। ए और बी में निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फायदा तब है जब उसमें करंट भी पास हो। तो ए और बी की मार्किंग कर ली। देखो, जो तो हवा में लटकती हुई वायर्स हैं, इनमें तो करंट नहीं जाने वाला, तो ये तो समझो गई, ये भी गया, ये भी गया। 3 तो आपको वायर्स हवा में वैसी लूज दिख रही हैं, इसमें तो करंट नहीं जाने वाला। क्या है? पहला पॉइंट क्लियर है। अब करंट यहाँ से निकलता है, यहाँ से करंट आता है। अब वो सोच में पड़ गया कि आगे जंक्शन है, वो सोच रहा है कि चल मैं यहाँ पे डिवाइड हो जाता हूँ। तो करंट यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कुछ तो जाएगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा। जो करंट यहाँ से आ रहा है वो यहाँ जाने को मना कर देगा, क्योंकि लूज एंड है, तो वो यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा। जो यहाँ से आ रहा है वो भी यहाँ पहुँचेगा। जो यहाँ से आ रहा है वो विचार में पड़ गया कि यहाँ जंक्शन है, मेरे को डिवाइड होना पड़ेगा। करंट सोच रहे मैं कुछ यहाँ चला जाता हूँ, कुछ यहाँ जाता हूँ और कुछ नीचे जाता हूँ। तो बताओ करंट यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा, उड़ा दो, नहीं जाएगा। अब फैसला करंट को करना है यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस जंक्शन पे पहुँचना उसको बी पे है। एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा, पर करंट वो रास्ता फॉलो करता है जिसमें रेजिस्टेंस उसको मिनिमम मिलती है। कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट जाता है, पर यहाँ पर वायर में तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब सारे का सारा करंट यहाँ से आता हुआ यहाँ जाएगा, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। पूरे डायग्राम में वो वायर ढूंढनी होती है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, वो पक्का शॉर्ट सर्किट की निशानी है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें जाएगा ही नहीं, इसको मत लगाना, क्योंकि करंट क्या हो गया? यहाँ से बाईपास हो गया। कोई कहता है ऐसा क्यों करता है? 2 टीचर बैठे हैं, तुमसे कहा जा रहा है कि अपनी फाइनल फिजिक्स का पेपर चेक करवा लो दोनों में से किसी से। तुम्हें ये पता लग गया एक ज़्यादा नंबर काटता है और एक थोड़े से एक आध नंबर कम काटता है। आज भीड़ लगी हुई है स्टूडेंट्स की, आधे कहेंगे चल एक नंबर का है जल्दी काम होगा, आधे वहाँ आधे वहाँ, ठीक है, लेकिन जो कम नंबर काटता है वहाँ ज़्यादा बच्चे जाएंगे। अब एक टीचर ऐसा बैठा है जो नंबर ही नहीं काटता, 70 में 70 ले जाओ, और एक कहता है मैं थोड़े बहुत काटूंगा, पूरी लाइन
उस टीचर के पास जाएगी जो बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा। नेचर का लॉ है ना। तो चार्ज भी वही रास्ता फॉलो करता है जिसमें रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होती। पूरी की पूरी लाइन बना के चार्ज या करंट यहाँ से पास हो गया, देख रहे हो। करंट को यहाँ फैसला करना था, या ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं, ये रास्ता इसको रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं कर रहा, सारे की सारा करंट यहाँ से ये बाईपास हो गया, इसके बोलते शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब रेजिस्टेंस टू बी कंसिडर्ड क्या है, कौन कौन सी रेजिस्टेंस कंसिडर करनी है। एक, इसमें करंट गया, इसमें करंट गया, इसमें करंट गया, इसमें करंट गया, इसमें गया, इसमें गया और सिर्फ इसमें गया, बस। बाकियों को ना रबर से मिटा दो, देखना ही नहीं। अब कर लो सीरीज और पैरेलल कर लेना, ये दोनों के दोनों आएंगे सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में और इसके साथ पैरेलल में, और फिर सारे के सारे सीरीज में निकाल लेना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी आंसर। बट कौन सी रेजिस्टेंसेज नहीं लेनी है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, जो लेनी है फिर वो तो हो ही जाएगा, जो बच गई बस वो सीरीज पैरेलल में लगा लेना। तो जो बच गई आपका आंसर ये बच गया ना, ए के साथ 2 ओम, उसके बाद नया सर्किट बना लो ना, ये 3 बना लो, फिर इसको भी रख लो, फिर उसके बाद इसको भी रख लो, ये देखो ना साफ सुथरा सर्किट बनेगा। इसको भी रख लो, इसको रख लो और फिर इसको भी रख लो, ये लो, बस ये क्वेश्चन है। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, डन हो गया। तो ये दोनों किसमें, सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में, और फिर सारे के सारे सीरीज में, आंसर ऐसे आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। देखो सीबीएसई के अंदर तो आई डाउट ऐसे बड़े बड़े सर्किट नहीं आएंगे, पर मैंने पीवाईक्यू देखे हैं आपके मेंस के और नीट के, 101% शॉर्ट सर्किटिंग के ऊपर कुछ ना कुछ वायर लगा के ही देता है। वो पहचान, वो वायर और चमकेगी आपको, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, समझ लेना वो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो उड़ाएगा, कुछ तो रास्ता वो शॉर्ट सर्किट करवाएगा, ये याद रखना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसे, 6 का 6 लगा दिया, 8 का 8 लगा दिया, 3 का 3 लगा दिया, 4 का 4 लगा दिया, बीच में 10 लगा दिया, कोने पे 7 लगा दिया। चेक कर लो, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, चेक कर, कुछ भी चेंज नहीं किया। 6 और 8, 3 और 4, बीच में 10 और यहाँ पर 7। तो ऑब्वियसली 6/3 = 8/4 एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसको हटा दो, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आपस में पैरेलल में, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज में आंसर। तो क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट, आपको इस फिगर में ये बताना है करंट 2R रेजिस्टेंस में कैसे मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट। ध्यान से देखना करंट कैसे मैंने किया। यहाँ बैटरी से करंट आया, अब वो जंक्शन आ गया, 2 वायर में टूटेगा, डिवाइड होगा, एक ऊपर से और एक यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से चला गया, वैसे तो यहाँ से जाएगा ही नहीं क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ से जाएगा नहीं, सारे का सारा यहाँ से जाएगा। छोड़ दो इसे, कोई बात नहीं, मत ड्रॉ करो, नहीं चाहिए। अब सारा का सारा करंट यहाँ पहुँच गया, अब वो फिर जंक्शन आ गया, सोच रहा है इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। अब दोनों में रेजिस्टेंस है, दोनों में जाएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। शॉर्ट सर्किट तो बाद में है ना, एक बार तो जाएगा ही जाएगा। तो एक बार जब इधर जाएगा तो इसमें करंट क्या है, लेफ्ट टू राइट। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं पूछा पैरेलल सीरीज, क्वेश्चन में पूछा 2R में करंट की डायरेक्शन बोलो क्या होगी। किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं। तो पहले आई करंट आया, इसमें चला गया, यहाँ से करंट के 2 रास्ते हैं, दोनों में रेजिस्टेंस दिख रही है आपको, तो दोनों में करंट जाएगा, चाहे ज़्यादा जाए चाहे कम जाए, कुछ तो जाएगा। तो इसके अंदर जो करंट है लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट होगा, राइट से लेफ्ट, आंसर राइट। बट डायरेक्शन बतानी है, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का आखिरी टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।